नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना, जिसे ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी और साथ ही साथ पन्नीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं संविधान की प्रस्तावना की। वही संविधान की प्रस्तावना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। वही प्रस्तावना जिसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वही प्रस्तावना जिसमें समता के बारे में भी बताया गया है। ये प्रस्तावना जो लोगों ने अलग-अलग इसे संज्ञा से विभूषित किया है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इस पर डिसीजन भी दिया है और ये कहा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या यह प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। उन सभी बातों को देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, क्या कुछ इसमें बातें शामिल हैं, उन सभी बातों को आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है। 3 अक्टूबर शाम 3 बजे से एक नया हाइब्रिड बैच शुरू हो रहा है। यह फाउंडेशन कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि ऑफलाइन जो क्लासेस होंगी वही ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया जाएगा। ये चेहरे हैं जो आप जानते हैं, देखे हैं, और इनका लोहा यूपीएससी भी मान चुका है। यूपीएससी मान चुका है मतलब कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की बात की जा रही है। अब आप लोगों के पास क्या साधन है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हैं तो ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, मुखर्जी नगर के आसपास हैं तो। अन्यथा आप यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं sanskrithias.com और इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस पूरे विवाद को समझ लेते हैं कि क्या कुछ बातें इसमें शामिल हैं। दरअसल अधीर राइजेज स्टॉर्म ओवर मिसिंग वर्ड इन कॉपीज ऑफ प्रियम्बल गिवन टू एमपी। दरअसल हुआ ये कि अभी नया जो हमारा संसद भवन है, वहाँ पर कार्यकाल शुरू हुआ और विशेष सत्र का जो आयोजन किया जा रहा है, इस विशेष सत्र के दौरान जो एमपी हैं उनको संविधान की एक कॉपी दी गई। उस संविधान की कॉपी में संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मिसिंग हैं, जो पहले से, अर्थात वो मूल संविधान का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उन्हें बाद में संशोधन करके शामिल किया गया था। लेकिन ये जो संविधान बांटा गया, उस संविधान में ये सारे शब्द जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता का उल्लेख किया गया है, वो गायब था। उनका ये कहना था, अर्थात जो इसका जवाब दे रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। चूंकि ये बाद में जोड़े गए थे, इसलिए इस संविधान में जो दिया गया है एमपीज को, उसमें भी ये शब्द नहीं है। क्योंकि हमने मूल संविधान की प्रति दी है, न कि संशोधित संविधान की प्रति दी है। तो जो बचाव पक्ष है वो अपनी बात कह रहा है और जो विपक्षी दल हैं वो इसको लेकर के बवाल कर रहे हैं। अब ये बात लगातार चर्चा में है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसीलिए इन सभी बातों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखें क्या क्या बातें हैं। संविधान की प्रतियों पर विवाद हो रहा है। प्रतियों में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द था उसका उल्लेख नहीं था, इसी वजह से विवाद उठा है। अब इसमें प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो क्या क्या बातें हमें देखनी है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में दोनों शब्द ही शामिल नहीं थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें इन शब्दों को शामिल किया गया था। जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। शामिल करने के बाद ये प्रस्तावना का हिस्सा बन गया। साथ ही साथ यहाँ पर बात आती है प्रस्तावना का विकास कैसे हुआ। तो प्रस्तावना के विकास, चूंकि आगे की बातों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसके विकास को समझ लें, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में संविधान में शामिल कर दिया गया। जो आज आप प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल कह लीजिए, जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, दरअसल यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो वही है। ठीक है।
कुछ संशोधनों के साथ इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ संकल्प में जिन बुनियादी सिद्धांतों पर प्रकाश डाले गए थे, अर्थात जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की बहस में जिन बातों को शामिल किया गया था, उन बातों को समझना जरूरी है। यहाँ पर संविधान सभा ने ये कहा था और इस बात को लेकर के बहस हुई थी कि भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र के रूप में हम देखना चाहते हैं। हुआ भी यही। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि शक्ति और अधिकारों का स्रोत कौन होगा, तो ये कहा गया कि भारत की जनता होगी। इसके अलावा इसमें 3 बातें कही गईं, अर्थात न्याय की बात कही गई और न्याय की जो बात कही गई वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कही गई। जब यहाँ पर हम समाजवाद की बात कर रहे हैं और पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, तो समाजवाद की बात पहले कर लेते हैं। उसमें ये कहा गया कि यहाँ सामाजिक न्याय तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित न किया जाए। और यही बात थी, यही कारण था कि आगे चल कर के जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस सरकार में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे। अभी हम उन रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि आप सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं करें। और ये तब हो सकता है जब संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। संसाधनों के समान वितरण की बात जब हो रही है, तो यह समाजवादी क्रांति से प्रभावित है। और समाजवादी क्रांति को लेकर के या समाजवादी व्यवस्था को लेकर के नेहरू का भी झुकाव था। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनका झुकाव समाजवाद की तरफ था। लेकिन जब भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में आया सवाल कि क्या हम भारत को एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, उन्होंने न तो पूर्णतः पूंजीवाद पर जोर दिया और न ही उन्होंने पूरी तरह से समाजवाद पर जोर दिया। अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद दोनों जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं की विशेषताओं को शामिल करके जो एक नई व्यवस्था बनी है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है या विचारधारा के रूप में भी कई बार प्रयोग किया जाता है, उसको भारत में अडॉप्ट किया गया। हालांकि नेहरू का झुकाव जरूर था, लेकिन वो उस तरफ गए नहीं। उसका अपना कारण था, क्योंकि अगर हम पूंजीवाद की तरफ जाते तो भारत की वो जनसंख्या, वो आबादी जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो इस व्यवस्था में सरवाइव नहीं कर पाती। फिलहाल यह भी कहा गया कि हम पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। किसकी सुरक्षा की बात की जा रही है, तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आदिवासियों की सुरक्षा और पिछड़े जो लोग हैं उनकी सुरक्षा। और जब इनकी पर्याप्त सुरक्षा की बात हो रही है, तो हमें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना पड़ेगा, सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। इन सभी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस हुई और बहस होने के बाद फिर अंततः यह निष्कर्ष निकला कि अभी उस समय तो नहीं शामिल किया गया, लेकिन आगे चल कर के सरकार ने जब महसूस किया, तो इस शब्द को, अर्थात समाजवादी शब्द को, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो संविधान की हम बात कर रहे हैं, मूल प्रति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो संविधान है, यहाँ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पर इसको शामिल किया गया। साथ ही साथ यहाँ ये जो शब्द शामिल किए गए, ये बाद के संविधान अर्थात 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो शामिल किया गया था, ये उसकी प्रति है। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये संविधान उसी की प्रति है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हमें यहाँ तक ध्यान रखना है। ये बातें इसमें शामिल थी। और इन्हीं बातों को हमने कहा कि ये जो मूल प्रति है, ये ओरिजिनल संविधान है। बाद में इसी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके जो एक ही बार संशोधन किया गया है, कुछ इस प्रकार बना दिया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को दिस डैट इत्यादि इत्यादि, तो ये ना दे करके ये दिया गया है। इसी चीज को लेकर के विवाद है।
अब इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर बात करें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में, तो जो समाजवादी शब्द है उसकी तरफ बढ़ता कदम के बारे में अगर बात किया जाए तो समाजवादी या समाजवादी क्रांति की बात करें तो इसकी क्रांति की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। बहुत पहले तब हो गई थी जब मानवों ने या इंसानों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आधुनिक संदर्भ में हम बात करते हैं कि समाजवादी क्रांति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई, वर्ष 1917 में जो रूस का जार शासन था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और जार शासन का खात्मा हुआ और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो हम क्रांति की बात कर रहे हैं, समाजवादी क्रांति जो हुई थी। क्रांति का मतलब होता है किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। आंदोलन अलग विषय होता है, क्रांति अलग विषय होता है। इसका मतलब ये है जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो क्रमशः सुधार की बात करता है और जब क्रांति की बात आती है तो किसी व्यवस्था को पूरी तरह से पलट देने की बात होती है और यही बात जो रूस का जार शासन था 1917 में वहां पर देखने को मिला था। तो वहाँ से शुरुआत मानी जाती है। फिर धीरे-धीरे विश्व के अलग-अलग देशों में इसका प्रसार हुआ। तो समाजवादी जो व्यवस्था है वो कहता क्या है? जब समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था और विचारधारा में जाएँ, तो विचारधारा और अर्थव्यवस्था दोनों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इसमें संसाधनों पर सबका समान अधिकार होता है। समान अधिकार अर्थात हर व्यक्ति का समान अधिकार होगा। संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। कई बार इसे राज्य अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी बताया जाता है क्योंकि संसाधनों के समान वितरण का जो दायित्व है वो सरकार की होती है या राज्य की होती है। तो इसी संदर्भ में इसे केंद्रीय नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था भी कह दिया जाता है। तो जब ये आपको समझ में आ गया कि दरअसल समाजवादी विचारधारा कहती क्या है, तो वहां से सारी बातें और क्लियर होंगी। भारत के संदर्भ में कैसे-कैसे समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा, एक बार उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, उस पर बात करेंगे। वर्ष 1950 से लेकर के 71 तक के आसपास आप देखेंगे तो भारत में भूमि सुधार 4 चरणों में लागू किया गया। भारत में भूमि सुधार कितना सफल रहा, ये अलग विषय है, लेकिन संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार लागू किया गया। ताकि गरीबी को कम किया जा सके, सबको जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ उपलब्ध कराई जा सके। 19 जुलाई 1969 की बात करें और भी कई सारी घटनाएँ हैं, लेकिन जो मेन घटनाएँ हैं, उनको हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात वो राष्ट्र की संपत्ति बनाए गए। पहले वो निजी संपत्ति हुआ करते थे, अब राष्ट्र की संपत्ति बन गए। राष्ट्र की संपत्ति बनाने का मतलब ये है कि राष्ट्र के निर्देशानुसार और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वो कार्य करेंगे और जनता के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो ये बातें हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद 26वें संविधान संशोधन की बात करें 1971 में, तो जो प्रीवी पर्स जिसे राजभत्ता भी कहा जाता है, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। दरअसल जब रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, भारत एक भारत देश बन रहा था, जब 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद जो अलग-अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ पर राजवाड़े देखने को मिलते हैं, उनको शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। मशक्कत करने के बाद तब उन्हें शामिल किया गया और उन्हें ये कहा गया था कि आपको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और ये प्रिवी पर्स जिन्हें आप विशेषाधिकार भी कह सकते हैं, ये दिया गया और तब जाकर के वो भारत में शामिल हुए और भारत राज्यों का संघ बना। संघ बनने के बाद अब ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इस क्षेत्र में हमें काम करना है, अर्थात गरीबी उन्मूलन करना है, गरीबी को कम करना है और इसीलिए 26वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने इनको समाप्त कर दिया कि आपको कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। और विशेषाधिकार समाप्त करने का मतलब ही है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी जो विचारधारा है वो प्रभावी है, समाजवादी विचारधारा दिखाई देता है। कुछ यही कारण था
कि जो उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर हमसे जुड़ना भी चाह रहा था। हालाँकि ये अलग बात थी कि हम यूएसएसआर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट थे, मार्केट की बात तो है ही, लेकिन जो हमारा 1971 में उसके साथ 20 वर्षीय संधि हुई थी, ये इन सुधारों का भी परिणाम था। उसको लगा कि भारत अब जो उस समय विश्व में 2 विचारधाराएँ अपने आप को प्रसारित कर रही थीं, दरअसल वह समाजवादी विचारधारा में शामिल होने जा रहा है और इसी को ध्यान में रख कर के वो सुधार कर रहा है। तो रूस इस वहम में था, जबकि हमारी आवश्यकताएँ अलग थीं। बहरहाल ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो समाजवाद के लक्षण दिखाई देते हैं और यही आगे चल कर के आप देखेंगे तो वर्ष 1971 में उन्होंने जो आम चुनाव हुआ था, उसमें कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया। नारा देने के साथ-साथ अब सरकार की जो बातें थी, वो साफ-साफ दिखाई देने लगी। आगे चल कर के 42वां संविधान संशोधन होता है और ये कहा गया जब संपत्ति के अधिकार की बात आई कि संपत्ति का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को जब तक हम कानूनी अधिकार नहीं बनाएँगे, तब तक हम संसाधनों का समान वितरण नहीं सुनिश्चित कर पाएँगे और जो गरीबी हटाओ का हम नारा दे रहे हैं, जनता के कल्याण की बात कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सरकार ने संविधान संशोधन करके और प्रस्तावना में ही समाजवादी शब्द को शामिल कर दिया और समाजवादी शब्द को शामिल करने के साथ-साथ यहाँ पर ये कहा गया, सरकार की समाजवादी और गरीबी समर्थक छवि यहाँ से उभरी। साथ ही साथ प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया। यह रेखांकित करता है कि समाजवाद राज्य का एक लक्ष्य और दर्शन दोनों भी है। समाजवाद का लक्ष्य का मतलब ये है कि संसाधनों का समान वितरण और दर्शन इससे सीख लेते हुए सरकारें कार्य करेंगी। ठीक है, ये बातें आपके समझ में आ गई। इसके साथ-साथ अब बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस विभाजन के दौरान हमने ये देखा कि जो लोग यहाँ पर चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले क्यों ना हों, वो यहाँ रहना चाहते थे, वो यहाँ रहें। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान जाएँ। भारत की तरफ से ये छूट दी गई थी और ये बातें हुईं। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में धार्मिक विविधता है और धार्मिक विविधता को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो 1951 की जनगणना हुई, उसमें हिंदू की आबादी इतनी थी, जो 2011 में घट कर के इतनी हो गई है। बहरहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि इतनी विविधता, धार्मिक विविधता भारत में देखने को मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, जो क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, अदर हैं, बुद्धिज़्म हैं, बुद्धिस्ट हैं या जैनिस्ट हैं, अलग-अलग जो धर्म हैं, इनके लोग भारत में निवास करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता के साथ-साथ देश को एकता के सूत्र में पिरोना था और ये तभी हो सकता था कि केवल हम यहाँ मौखिक बातें ना कहें, केवल हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना दें। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन जब इसे प्रियम्बल में शामिल किया गया, तो ये और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया या मजबूत हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। तो धार्मिक विविधता और एकता स्थापित करने के लिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है और न ही राज्य किसी विशेष धर्म या धर्म विशेष को बढ़ावा देगा। लेकिन यह भी कहा गया कि राज्य अगर आवश्यकता होती है तो वहाँ धर्म के मामले में आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता शब्द के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है या यूं कहें कि पंथ निरपेक्षता के पर्यायवाची शब्द के रूप में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, वो पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति है, लेकिन भारत में राज्य को अगर लगता है राज्य का धर्म नहीं है, राज्य को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर किसी के कल्याण की बात है, किसी के न्याय के पक्ष की बात है, तो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। फिलहाल जो पंथ निरपेक्षता शब्द की बात की जा रही है, वो हमारे संविधान के प्रस्तावना में और प्रस्तावना का हिस्सा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बना दिया गया। ये बातें हम लोगों ने देख लिया। इन बातों को समझने के साथ-साथ अब यहाँ पर बात आती है कि प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा है। दरअसल ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि क्या
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अगर हटाया जाता है, इन शब्दों को हटाना हो, तो क्या कुछ उसमें पेच हैं, या सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे निर्णय हैं जो यहाँ पर उनके स्पीड में ब्रेकर के रूप में कार्य कर सकते हैं या स्पीड ब्रेकर का कार्य कर सकते हैं। तो उन बातों को समझे तो बेरूबारी एक मामला आया था, बेरूबारी जो 1960 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था संविधान के निर्माताओं के दिमाग की जो कुंजी है वो हमारी प्रस्तावना है। लेकिन यह भी कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान में कई प्रावधानों के समान उद्देश्यों का को ये दर्शाने का कार्य करता है। अर्थात जो प्रस्तावना है संविधान में जो अन्य प्रस्ताव दिए प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको ये प्रदर्शित करता है। साथ ही इस निर्णय में यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सारी बातें बताई गई, फिर भी कहा गया कि संविधान का हिस्सा ये नहीं है। लेकिन आगे चल करके एक और मामला आता है, केशवानंद भारती मामला, जो 1973 में आता है। और 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, और संविधान के हिस्से के साथ साथ ये भी कहा गया कि प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक स्टेटमेंट दिया गया कि संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टिकोणों के आलोक में पढ़ा और व्याख्या या व्याख्यायित किया जाना चाहिए। और ये भी कहा गया कि अन्य भागों से स्वतंत्र कोई कानूनी ये प्रावधान नहीं है। अर्थात इसमें यह कह दिया गया कि यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है। साथ ही LIC बनाम भारत संघ मामला जो आया 1995 में, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और सीधे अदालत में, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि इसे सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। जिस तरह से आपके मौलिक अधिकार हैं उनको लेकर के आप सीधे अगर हनन होता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट, उसी तरह से इसे सीधे अदालतों के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती जो मामला था उसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना संविधान का एक घटक है और प्रस्तावना बदला जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत चूंकि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसमें कह दिया गया एक घटक है, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और 368 के तहत संशोधन करने का अधिकार है। तो यहीं से ये शक्ति मिल गई कि संसद जो है 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। और चूंकि इस मामले में कह दिया गया कि प्रस्तावना भी संविधान का एक अंग है या घटक है, तो यहाँ पर मूल लेकिन एक बात और कही गई, ठीक बात है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती केस में ही ये कहा गया कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जहां पर जैसी जरूरत होगी मैं बताऊंगा कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या है और कौन कौन सी बातें इसके आधारभूत संरचना के सिद्धांतों में शामिल हैं। उसमें जब हम बात कर रहे हैं समाजवादी शब्द या पंथ निरपेक्षता की, तो ये दोनों आधारभूत संरचना के सिद्धांत में शामिल है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि ठीक बात है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल स्वरूप में आप बदलाव नहीं कर सकते। साथ ही ये भी कहा गया वर्ष 1946 में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कार्य किया गया, अर्थात इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, किसमें? संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया गया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। यहाँ पर संप्रभु और लोकतांत्रिक के मध्य, इन दोनों के मध्य में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द है उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और अब ये संविधान का अभिन्न अंग बन गया प्रस्तावना के माध्यम से। ठीक है, इन बातों के साथ साथ प्रस्तावना से हटाने पर या अगर इन दो शब्दों को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले समाजवाद, ये राज्य के मार्गदर्शन का सिद्धांत है। जिस तरह से कहा जाता है DPSP, जो राज्यों के, इसे इसका नाम ही देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर जो समाजवाद है
यह राज्य के मार्गदर्शन का सिद्धांत है कि क्या करना है और क्या करना। जैसे प्रस्तावना में ही कहा गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो न्याय जिस तरह से बात कही गई है कि सुनिश्चित करना है, उसी तरह से समाजवाद की बात भी कही गई है कि ये तभी होगा जब आप समाजवाद को लागू करेंगे, समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाएंगे। तो यहाँ पर समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता से हटने से ये रोकने का काम करता है। और अगर इसको हटाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके प्रति जो प्रतिबद्धता है, राज्य की प्रतिबद्धता, चूंकि कल्याणकारी राज्य की बात है, उससे हटने की बात हो जाएगी। साथ ही आर्थिक नीतियों पर क्या प्रभाव होगा, आर्थिक नीतियां और जो प्राथमिकताएं हैं और उन नीतियों पर प्रभाव क्या होगा, अधिक बाजार उन्मुख हो जाएंगे और बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है या विचारधारा है, वो बाजार की शक्तियों पर कार्य करता है, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई पर कार्य करता है। डिमांड अर्थात जिसके पास क्रय क्षमता है, वो बाजार में जा करके डिमांड करे, मांग करे और उसकी आपूर्ति बाजार सुनिश्चित करेगा। लेकिन ये नीड एंड सप्लाई पर ध्यान नहीं देता, अर्थात नीड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं। नीड का मतलब आवश्यकता से है, आपकी ज़रूरत है कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके पास क्रय क्षमता नहीं है। यहाँ पर अधिक बाजार उन्मुख होगा और बाजार उन्मुख होने का मतलब ये है कि जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है और जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वो प्रभावित होंगी। जो सार्वजनिक स्वामित्व है वो प्रभावित होगा, किस पर, संसाधनों पर। तो संसाधनों पर जब हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं या बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या विचारधारा की बात कर लें, तो यहाँ पर निजी संपत्ति की बात है। भारत में भी जो व्यवस्था है उसमें निजी संपत्ति है या संपत्ति पर स्वामित्व की बात है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करें, आर्थिक योजना की बात करें तो इस पर भी प्रभाव होगा, सामाजिक कल्याण भी इससे प्रभावित होगा। आपके पास पैसा है तो जाइए खरीदिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रभावित होगी। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है तो राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बारे में यह चिंताओं में वृद्धि करता है। चिंताओं में वृद्धि क्यों करता है, क्योंकि जब पंथ निरपेक्ष और उसके पर्यायवाची शब्द के रूप में हम बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल होता है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि राज्य किसी धर्म को वरीयता नहीं देगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य को अगर लगेगा तब वो आवश्यकता अनुसार सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करेगा, सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। तो यहाँ पर ये जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है राज्य का, वो प्रभावित होगा, उनकी चिंताओं को बढ़ाता है। राज्य धार्मिक स्वरूप और अधिकारों पर प्रभाव होगा। राज्य के धार्मिक स्वरूप अर्थात अब यहाँ पर राज्य का धार्मिक स्वरूप दिखाई देने लगेगा। अगर राज्य ऐसा करता है तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये तो यहाँ पर है ही नहीं। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो भी प्रभावित होगी। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, हो सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ कुछ और बातें देखें तो कानूनी चुनौतियां क्या होंगी प्रस्तावना में संशोधन। ये प्रस्तावना में संशोधन तो किया नहीं गया है। टेक्निकली यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं कि जो मूल संविधान की प्रति है वो दी गई है। तो यहाँ पर तो बात सही है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये कहा गया है कि अगर इसमें संशोधन किया जाता है प्रस्तावना में तो कानूनी चुनौतियां हमारे सामने होंगी, अर्थात बुनियादी संरचना का ये सिद्धांत है और इस आधार पर इसे खारिज किया जा सकता है अगर सरकार चाहे इसे संशोधित करे तब। राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो राजनीतिक लाभ के लिए जो राजनीतिक दल हैं इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात बहस और विरोध लगातार देश में शुरू हो जाएगा, जैसा कि देखने को भी मिला। फिलहाल मूल्यों और सिद्धांतों से यहाँ पर विचलन की भी समस्या हो सकती है। जो हमारे मूल्य हैं, धार्मिक सहिष्णुता भी, वो भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ विभिन्न वर्गों में विवाद भी हो सकता है और प्रतिरोध भी हो सकता है। जब विरोध होगा, प्रतिरोध होगा और उसके बाद स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो धारणाएं हैं, भारत की जो एक छवि है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत समाजवादी राष्ट्र है, समाजवादी संकल्पनाओं को, विचारधाराओं को वरीयता देता है, कल्याण सुनिश्चित करता है, जनता का कल्याण सुनिश्चित करता है। यह भारत भारत अर्थात जो भारत देश है
वह केवल पूंजीवादी व्यवस्था पर जोर नहीं देता है, बल्कि अपने देश के नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में भी कार्य करता है। तो ये जो छवि है भारत की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य की, ये प्रभावित होगी और इसकी वजह से जो लोकतांत्रिक मूल्य वाले राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे प्रभावित हो सकते हैं। सिद्धांतों में बदलाव आ सकते हैं कि भारत के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। जैसे अमेरिका ये कहता है कि पूरे विश्व में वो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हो सकता है कि सिद्धांतों में बदलाव हो, छवि भारत की धूमिल हो सकती है और भारत की जो वैश्विक प्रतिष्ठा है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझा। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रियाएं भी दें, ताकि हमें भी ये पता चले कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।